गुस्सा जब हद से बढ़ता है तो क्या होता है मेरे भाई? तबाही। हुकूमती सतह पे होगा, सदियों पीछे मुसलमान चले जाएंगे। अपनी घरेलू जिंदगी में होगा, घर टूटते हैं इससे, रिश्ते टूटते हैं इससे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। क्या मतलब, क्या करो फिर? गुस्से पे कंट्रोल करो, फिर सोच विचार के फैसला करो, तमाम पहलुओं को सामने रख के। गुस्से में फैसला नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा। देखें, हर बुराई की एक उलट होती है ना, जिद होती है। अरे कंजूसी है ना, एक बुराई है ना, कंजूस होना। इसके अपोजिट क्या है? सखावत है ना। तो बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार, बोल ही नहीं भाई। सखावत इसकी उलट है ना। बुज़दिली एक ऐब है, इसके उलट क्या है? बहादुरी। देखो, कुछ लोग बुज़दिल भी नहीं होते, बहादुर भी नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। कुछ कंजूस भी नहीं होते लेकिन सखी भी नहीं होते, नॉर्मल से होते हैं। लेकिन जब किसी चीज को डिफाइन करना हो ना, उसका उलट, उसकी अपोजिट पेश करके बताया जाता है। गुस्सा जो है ना, गुस्सा, इसका अपोजिट क्या है? अल हिल्म वल अनाह, बुर्दबारी और जल्दबाजी से इज्तिनाब। ये गुस्से का क्या है? उलट है। कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना हो, कोई फैसला करना हो, गुस्से को रखो साइड। बेटा वीडियो तो नहीं बना रहे? गुस्से को आप क्या रखो? साइड। जब गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर आप कहो कि अगर मैं इसके रिएक्शन में ये करता हूं तो फिर उसके रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। साले पे गुस्सा आया, अगर मैंने रख के एक लगा दिया, 5 उंगलियां उसके चेहरे अनवर पे मैंने छाप दी, गुस्सा तो कह रहा है लगा दे। लेकिन जब आप ठंडे मिजाज से सोचोगे, यार 5 उंगलियां जब इसके छपेंगी तो आप देखो नतीजे में हो क्या सकता है। उसकी उंगलियों का साइज नापो सबसे पहले, कि लंबाई किसकी उंगलियों की ज्यादा है। सॉफ्टनेस देखो, आप अपना हाथ देखो कैसा नरम मुलायम, उसका हाथ देखोगे खुरदरा। समझ में आ रही है बात? तो आपने कहा अगर मैंने 5 इधर रखी तो वहां से भी 5 जब आएंगी तो रिएक्शन जो है वो एक्शन से ज्यादा। यहां न्यूटन का जो कानून है वो भी फेल हो जाएगा। न्यूटन ने कहा था जो एक्शन होता है तो रिएक्शन बिल्कुल उसी पावर से होता है। न्यूटन को साले और बहनोई की लड़ाई का नहीं पता था कि जब इनमें एक्शन होता है तो रिएक्शन कई गुना ज्यादा होता है। यार न्यूटन भी आके, न्यूटन ने कभी अपने साले को थप्पड़ नहीं मारा होगा ना। अबे न्यूटन ही का है ना ये एक्शन रिएक्शन वाला। हमने तो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े हुए थे, पुराने हो गए, पता नहीं शायद चेंज ना हो गया हो। साले के बारे में ये नहीं है, जितना एक्शन होगा रिएक्शन उससे ज्यादा होगा। फिर आपने देखना है कि बेगम के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा। वो रूठ के घर चली जाएगी, लोग तैश में आके कहते हैं जाए, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, हम कोई गुलाम है हम कोई गुलाम है। जाए, चली गई, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, अब आपको याद आना शुरू। आपने 4 शादियों के बयान सुनने हुए थे कि कोई बात नहीं, एक जाएगी 3 और कर लूंगा। लेकिन जब आप रिश्ते लेने के लिए गए तो ठेंगे के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। खाली जज्बे से थोड़ी हो जाती है 4, अगला भी तो राजी हो ना। अगला कहां राजी होता है? अब आप कहना इधर के रहे ना, मुफ्ती साहब ने ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। अब आप जा रहे हैं बेगम को मनाने के लिए, तो बेगम जितनी पहले बाप बनी हुई थी ना, अब आपका दादा बन के घर में आएगी। वो देख लेगी कि इसके अंदर जितना दम था मैंने अपनी आंखों से देख लिया, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो पहले से ज्यादा आपके बाप बन के जिंदगी गुजारेगी। बोलेगी अब इसको देख लिया, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें तपड़ नहीं है। तो बेहतर नहीं था कि पहले ही गुलामी कर लेते? क्या ख्याल है? पहले ही एक्सक्यूज कर लेते। जिन्होंने एक्सक्यूज किया ना बेगम के सामने, 100 साल जिए हैं वो। एक आदमी की उम्र थी 100 साल ना, तो 100 साल एज थी उसकी।
सालगिरह के मौके पे लोगों ने उससे इंटरव्यू लिया कि यार तुम 100 साल तक कैसे जिंदा हो। उसने कहा मैं रोजाना 5 किलोमीटर वॉक करता हूं पाबंदी के साथ, जब से मेरी शादी हुई है, ये मेरी सेहत का राज है। हैरत की बात है यार, 5 किलोमीटर कंटिन्यू, इतनी मुस्तकिल मिजाजी से तुमने कर कैसे ली वॉक? कहते जब मेरी शादी हुई थी ना, तो रुखसती में पहली रात को ही मेरा बीवी से एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी हमारी लड़ाई होगी, जिसकी गलती होगी वो सॉरी भी करेगा और सजा के तौर पर 5 किलोमीटर पैदल भी चलेगा। कह रहे रोजाना हमारी लड़ाई होती है, आखिर में सॉरी भी मुझे ही करनी पड़ती है, गलती का भी मुझे एतराफ करना पड़ता है और 5 किलोमीटर मुझे चलना भी पड़ता है। तो उस चक्कर में घर भी बसा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वॉकिंग की वजह से 100 साल का भी हो गया। तो अगले ने पूछा कि यार चल तू तो 100 साल का हो गया 5 किलोमीटर चलने की वजह से, तेरी बीवी भी 100 साल की होने वाली है, वो क्या करती है? उसने कहा वो भी रोजाना मेरे पीछे 5 किलोमीटर चलती है, ये देखने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। औरतें निगरानी बहुत करती है ना, वो ये देखने के लिए चलता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अकलमंद आदमी था ना। अब जाहिर है रोजाना जब लड़ाई हो रही है तो जरूरी तो नहीं है कि रोजाना इसी की गलती हो, लेकिन इसमें गुस्सा नहीं था, तभी तो 100 साल जिया ही है। इसने कहा भाड़ में जाए जिसकी भी गलती है, सॉरी कर लो, फायदा किसका हो रहा है? अपना ही हो रहा है। तो देखो कितनी लंबी जिंदगी। अगर ये पहले दिन मार धाड़ शुरू कर देता और बिलाखिर गैरत की मिसाल कायम करके जाता, तो 50-55 में इसका इंतकाल हो जाना। समझ रहे हैं? तो गुस्सा जारी करने से पहले इंसान देख ले कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं या फायदे। बाज दफा जारी करना भी पड़ता है, बाज दफा। ये तो मैंने एक लतीफा सुनाया, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जो बेगम कह रही है मानते चले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अहम्मा उमूरिहिम इलल मरआ, बुखारी की हदीस, वो कौम हरगिज कामयाब नहीं हो सकती जो अहम मामलात औरत के सुपुर्द कर दे। समझते हो? आज मर्दों ने सारे अहम फैसले किसके हवाले किए हुए हैं? खवातीन के, लेडीज के हवाले किए। घरों की वाट लगनी है, शादियों पे खर्चा आपका बेतहाशा होना है। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे घर वालों ने, मेरे बच्चे ने कुरान की, हमारे घर वालों ने कहा भाई शादी हॉल में हमने तकरीब रखनी है बच्चे के हिफ्ज की। मैंने कहा नहीं घर में ही होगी। हॉल में भी जायज है, मैंने कहा नहीं घर में ही होगी। घर वालों ने कहा नहीं शादी हॉल में हो। मैंने कहा मेरी अब तक मेरी शादी हॉल में नहीं हुई है भाई, मैं किस मुंह से बच्चे के कुरान की तकरीब करूंगा? सारे ससुराल आ जाएंगे, बोलेगा यार अपनी जब तू शादी कर रहा था उस वक्त तो तूने सादगी का मुजाहरा किया जी, शादी हॉल में नहीं घर में ही होगा जो कुछ होगा। और बच्चे ने हिफ्ज किया तो अब शादी हॉल। जायज है शादी हॉल में भी, शादी भी जायज है और बच्चे की तकरीब भी जायज है। मैंने कहा घर में ही होगा जो कुछ होगा। बहुत टाइट फट्टा हुआ, बहुत जबरदस्त। बिल आखिर बगदाद पे मेरा कब्जा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं घर में बहुत दबा दबा रहता हूं, बहुत सारी बातें मान रहा होता हूं। ये मिंबर पे तो हर आदमी फंटर होता है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आके आपको एक्शन लेना पड़ता है कि ये होगा, ऐसी की तैसी, इसमें दो राय नहीं हो सकती, ये ऐसा होगा बस। समझते हो? तो सब बातें बेगमों की माना करें, खामखा में चंगेज खान बनने की कोशिश घर में ना करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आके आपको फैसला सुनाना पड़ता है, भाई ये नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल। उर्दू में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में बोल दो, बेगम ये मुमकिन नहीं है, ऐसी की तैसी, ये नहीं होगा। मैंने बताया ना एक आदमी ने शादी की दुबई में, तो उसने अपनी माँ को बुलवा लिया क्योंकि इकलौता बेटा था। इकलौते होने के ये भी बड़े नुकसान आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो सब मिलके माँ को पाल लेते हैं आसानी से। तो माँ को बुला लिया, बूढ़ी माँ को अकेला कहां छोड़ता वो। बेगम को एतराज के माँ को मेरे साथ क्यों रखा हुआ है।
मैंने कहा यार माँ खिदमत बहुत लेती होगी। कह रहा है यार बूढ़ी माँ है, वो तो बेचारी को ज्यादा होश हवास भी नहीं है, खिदमत भी मैं ही कर रहा हूं, उसके लिए मुलाजिम भी रखा हुआ है। मेरी बेगम का कहना है कि माँ रहेगी नहीं इस घर में। मैंने कहा ये मुतालबा तो देखो, खिदमत बहुत ले रही होगी ना, ये तो जायज मुतालबा है ना। बाज दफा सासें हर वक्त रिमोट कंट्रोल की तरह बहू को चला रही होती हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं होती कोई, ये तो जुल्म है। उसने कहा भाई कुछ भी खिदमत, मुलाजिम रखा हुआ है अम्मा की खिदमत के लिए, मेरी बीवी को घर के अंदर मां बर्दाश्त ही नहीं है और इतना दबाव डाला हुआ है, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप बोल दो मां को घर से मैं बोलो नहीं निकाल, ऐसी की तैसी, जो करना है करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने कहा गुस्से होने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर पे लिख के दे दो, बेगम इट इजंट पॉसिबल फॉर मी टू गेट आउट माई मदर फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस। इंग्लिश में बहुत ज्यादा समझ में, पढ़ा लिखा मियाँ है, पता नहीं मैंने इंग्लिश सही बोली गलत बोली है, वो बाद में चेक कर लेना इसको डिक्शनरी में। भाई ये नहीं हो सकता यार, बूढ़ी माँ को हम छोड़ दें बेगम के कहने पर, ना तुमसे वो खिदमत ले रही है, ना अपना आराम से कमरे में बैठी मुसल्ले पे, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैंने उसको बोला कल तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह तुम्हें निकाल दे, क्या गुजरेगी तुम्हारे ऊपर। कह रहे मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर मेरी बीवी छोड़। मैंने कहा बच्चों की ऐसी की तैसी। आजकल तो ये बड़ा मसला है ना, औरत को ज्यादा बोझ डालो, अदालत से खुला भी लेगी, बच्चे भी लेके मार्केट से स्टार्ट हो जाएगी और आप सारी जिंदगी बच्चों के लिए रुलते रहो। मैंने कहा बच्चों से अभी से आप यूं कर लो, क्या करो, ये वाले बच्चे ही कैंसिल हो गए, नए सिरे से नई शादी नए बच्चे दोबारा से। क्या ख्याल है भाई, पहले मां बाप हैं, बच्चे बाद में। नहीं छोड़ना मां को, गैरत के साथ सर उठा के जियो यार। कहते हैं फिर बीवी, आजकल ये बड़े मसाइल है ना, बीवी बदनाम बहुत करेगी, देखो बच्चों को छोड़ दिया और मां को छोड़ दिया। मैंने कहा यार जो बदनामी, बास खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, वो करती हैं बदनाम। और हमारा कल्चर ऐसा है कि औरत के दो आंसू सुने देखेगा तो बस उसी की तरफ चला जाएगा, वो तहकीक नहीं करता कि ये सही कह रही है गलत कह रही। जालिम दोनों होते हैं, मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि सारी औरतें जालिम हैं, मर्द भी बड़े जालिम होते हैं। लेकिन एक नेचर है कि मर्द जब मर्द की बात सुनता है यकीन नहीं करता, औरत के आंसू देखता है तो मर्द भी उसी की तरफ पिघलता है, तो बदनाम करती है, देखो बच्चे छोड़ दिए इसने, बच्चों से मिलने नहीं आता, ये नहीं करता, हालांकि अंदर कहानी कुछ और चल रही होती है। तो कह रहे बदनाम के, मैंने कहा ऐसी की तैसी यार, बदनामी की क्या है, बदनामी थोड़े दिन चलती है उसके बाद लोग, किसी के पास टाइम नहीं आजकल, हर आदमी अपने मामलात में इतना घिरा हुआ है। मैंने कहा ये जो आखिरत में बदनामी होगी अम्मा को यार, इस बुढ़ापे में आप अकेला छोड़ दो। कह रहे मैं कराची में रखूं और उनके लिए मुलाजिम रखूं। मैंने कहा ना ना ना, बूढ़ी माँ मुलाजिम के साथ उसकी गोद में सर रख के सो, ये तो बुढ़ापे में तो माँ का मजा है यार। माँ बाप जितने बूढ़े हों उतने ज्यादा अच्छे लगते हैं, जितनी बूढ़ी होगी ना मां उसमें इतना ही अल्लाह मोहब्बत दिल में पैदा करता है उसकी। तो इसी तरह हम औरतों को भी बदमाशी सिखाते हैं, सिर्फ मर्दों को नहीं सिखाते बदमाशी, हम खवातीन को भी कहते हैं आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो ठीक है, फिर मर्द आड़ा तिरछा भी हो बर्दाश्त करो। अगर कमबख्त बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, कमाता ही नहीं है, साला खिलाता ही नहीं है, अपने खर्चे पे, अपने ससुराल के खर्चे पे पल रही हो, फिर मियां से मोहब्बत या उसके हुकूक की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं। मियां बेसिक हुकूक नहीं अगर उठा रहा है, मोहब्बत है, आई लव यू, जब खर्चा नहीं होता। ये जो खवातीन शौहरों से परेशान होती है ना, ये रोमांस नहीं है, रोमांटिक किस्म के नहीं है, मोहब्बत के साथ, भाई ये सारे हुकूक अदा कर रहा है, इसलिए इसको आई लव यू कहने की जरूरत है नहीं। ये जो बॉयफ्रेंड होता है ना जो आई लव यू की गर्दाने, इस कमबख्त ने धेला भी खर्च नहीं करना होता आपके ऊपर, ना गैस का बिल देना है इस कमबख्त ने, ना बिजली का बिल देना है, ना बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, तो आई लव यू पे ही चल रहा होता है, ये शेरो शायरी पे ही चल रहा होता है। जैसे अंग्रेज जो है ना वो खर्चा थोड़ी उठाता है बीवी का, बात तमीज से करता है ना, कभी हाथ उठाएगा, बहुत एक्चुअली करके बात कर रहा होगा और ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहा होगा, गैस का बिल नहीं देगा, ना बिजली का बिल देगा, मकान का किराया नहीं देगा। तो हमारी बीवियां अगर, हमारी औरतें अगर ये कर ले कि ठीक है जी आज का सारा, आज के बाद से कोई खर्चा आपके जिम्मे नहीं है, तो फिर हमारे अखलाक देखो आप, और क्या फ्री फोकट के अखलाक में क्या है भाई, क्यों भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं, फ्री फोकट के अखलाक हैं। जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेनी है तो फ्री फोकट के अखलाक में क्या जा रहा है अंग्रेज का। अंग्रेज एक दफा पाकिस्तानी
शौहर बन के दिखाए। जब गैस का बिल देगा ना, बिजली का बिल देगा, मकान का किराया देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा कि मैं मरूंगा तो बच्चों के काम आए, उनको स्कूल लाने ले जाने की टेंशन उठा रहा होगा, बच्चियों की शादियों की टेंशन ले रहा होगा, 20 मसाइल होंगे, अपनी बीवी को इन तमाम टेंशनों से आजाद किया हुआ होगा। फिर मैं उस अंग्रेज से पूछूंगा कि अब तू थैंक यू से बात शुरू कर और थैंक यू पे खत्म करके दिखा। वो इतनी मोटी पंजाबी में गाली से बात शुरू करेगा, बीच में इतनी मोटी गाली और आखिर में 11 दफा गालियों पे खत्म करेगा वो। तो अंग्रेजों के अखलाक से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब मैं इन औरतों से कहता हूं, अपने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शौहरों से बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आड़ा तिरछा है ना, टेढ़ा मेढ़ा और बदअखलाक, आपको इसने छत दी हुई है, आपके बेसिक हुकूक ये अदा कर रहा है। इस मखंचू का नाम आपके साथ लगा हुआ है, मिर्सिस फलां, ठीक है ना, कहीं जाती हो इज्जत होती है आपकी। ये खत्म हो गया ना, औरत की इज्जत उसके शौहर से है। आज हमारी लिबरल खवातीन बहुत इज्जत हासिल करने की कोशिश करती हैं, हमने शादी नहीं करनी, हम गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहते, आजाद हैं, 2 टके की इज्जत नहीं होती। दफ्तरों में हर आदमी टेढ़ी नजरों से देख रहा होता है। शादीशुदा लड़की अगर जॉब भी करती है, लोगों को पता है यार ये मिसेस फलां है, इसकी इज्जत है, बशर्ते कि वो मिस्टर सही आदमी हो। ऐसा ना होगा मिस्टर ही कोई अजीब सी चीज है तो फिर तो मिसेस फलां होना ही है बन जाता है। वो कोई स्टेबल आदमी हो, कुछ इसके जोड़ का हो, इज्जत होती है। शादी नहीं है तो थोड़ी कोई इज्जत है। वो एक कराची यूनिवर्सिटी में कोई लिबरल आंटी है, मेरे बहुत खिलाफ बोलती है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरे भी शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ते हैं ना। कराची यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारी आंटी हैं, किसी को क्या पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनमें एक आंटी ऐसी है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरा नाम जब भी आएगा ना वो फौरन मनफी तबसरा शुरू कर देती हैं। लिबरल आंटी हैं वो कराची यूनिवर्सिटी की। मेरे शागिर्द भी, जामिया के शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे पढ़ते हैं। कहते हैं उस्ताद जी जब आपका नाम आता है वो कहती हैं ये कोई बंदा है, ये बैकवर्ड किस्म का आदमी है, दकियानूस शादियों की तरकीब दे रहा है, बच्चे पैदा करो, ये क्या है, ये कौन सी बातें कर रहा है ये। तो मुझे कल एक तालिब इल्म बताया कि वो मेरी जो मिस हैं, टीचर हैं, वो बहुत आपके खिलाफ हैं और वो शादियों वादियों के। मैंने कहा अपनी टीचर से ना जाके एहतराम से कहना है कि मिस आप भी शादी अब कर लें। हकीकत बता रहा हूं, हम आपको टीचिंग से मना नहीं कर रहे, लेकिन काइंडली आप भी मुफ्ती साहब का बयान सुने और फौरन से पहले किसी बंदे की पहली बीवी बन जाएं। पहली वाला नहीं मिल रहा तो दूसरी बन जाएं आप, क्योंकि ये जो आपके ग्रेड है ना यूनिवर्सिटी में अभी, ये रिटायरमेंट के बाद ये आपके किसी काम के नहीं है। ना यूनिवर्सिटी आपको पूछेगी, ना मुल्क आपको पूछेगा, ना कौम आपको पूछेगी। बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद आपने जो तन्हाई में जिंदगी गुजारनी है ना, वो हमारे उस्ताद जी ने कहा है, वो भयानक आपका बुढ़ापा हमारे उस्ताद को अभी से नजर आ रहा है। यकीन ना आए तो जरा लिबरल आंटियों का सर्वे करके देख लो, जिन्होंने जवानी एजुकेशन और जॉब में गुजारी, निकाह को उन्होंने तरजीह नहीं दी, उनका बुढ़ापा और कैसा, और बुढ़ापा का मतलब 90 साल नहीं, 50-55 बस। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैंने कहा अपनी उस्तानी साहिबा को एहतराम के साथ कह ना अपनी टीचर को कि मिस आप भी कभी संजीदगी से मुफ्ती साहब के बयानात सुने और काइंडली आपके स्टेटस का, आपकी प्रोफाइल का, आपको अगर कोई कमारा छड़ा छाट नहीं मिल रहा तो मुफ्ती साहब का बयान सुने, किसी प्रोफेसर से दूसरी बीवी बन जाए आप प्रोफेसर की। समझते हो? वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि टीचिंग छोड़ दें आप, लेकिन इसको पहले फोकस करें, ये जरूरत आपकी ज्यादा है, वरना आगे रिटायरमेंट के बाद बहुत भयानक बुढ़ापा है आपका। फिर यकीन ना आए तो मैं बहुत सारी आंटियों से उनकी मुलाकात करवा दूंगा कि जिन्होंने टीचिंग को और जॉब को तरजीह दी, शादी को डिले किया, जिसके बाद अब वो तरस रही हैं, अजाब में जिंदगी गुजर रही है उनकी। नेचर से बगावत मत करो मेरे भाई। मैंने कहा ना डॉक्टरों ने अंडे छुड़वा के लाए किस पे, हमें अंडों पे सेट कर दिया ना कि अंडे खाओ। अब गायों और दुम्बों की चर्बी छुड़वा के डालडा पे सेट किया और कुछ दिनों में आ जाएंगे दोबारा किस पे। तो इसी तरह ये जो फैमिली प्लानिंग की बातें कर रहे हैं ना कि औरत बच्चे पैदा करने से कमजोर होती है, सब ड्रामेबाजी है। ये तो नेचर है औरत की औलाद पैदा करना। कल उन्होंने इसी पर आना है कि औरत की सेहत किसमें है, नस्ल बढ़ाने में है। देख लो अपनी नानियों दादियों को 90-90 साल जिंदा रही थी, उनको तो जानती भी नहीं थी ये हमल रोकना क्या होता है। ज्यादा अच्छी लाइफ उन्होंने सेहत के हवाले से भी, मेंटली भी ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी है। तो यूनिवर्सिटी की जो टीचर साहिबा है, मैंने अपने शागिर्द से कहा, उनसे कहना है कि मैं आपको बहुत सारी लिबरल आंटियों से मिलवा सकता हूं। रिटायरमेंट के बाद देखो उन बेचारियों का हाल क्या हो। हमारी दादियां नानियां तो कुछ भी नहीं आता था उनको, पढ़ी लिखी नहीं थी, कैसी बादशाहों वाली जिंदगी गुजारी है भाई,
बहुएं भी हैं, दामाद भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, सब ने मिलकर बुढ़ापे में खिदमत की है। इज्जत भी मिली है। इज्जत औरत को अपने खानदान से मिलती है, बाहर से नहीं मिलती। कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो। मैडम साहिबा कंपनी आपको जब तक इज्जत देगी जब तक आप कंपनी के काम की हो। जब आप कंपनी के काम की नहीं, वो हो सकता है साल में एक आध दफा तकरीब में आपको हार फूल भेज कर दिए जाए, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता। ये जितनी सेलिब्रिटीज है ना जो मशहूर मशहूर, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे होते हैं, इनकी इज्जत सिर्फ उसी वक्त होती है जब अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद घर पहुंचने के बाद ये वैसे के वैसे बैठे हुए होते हैं, ना दामाद है, ना बहू हैं, ना भाई हैं, ना बहनें हैं, कोई खानदान ही नहीं है बेचारों का। 4 शादियां कर लो, बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी तुम्हें, जवानी में तो फड्डे होंगे। सही बता रहा हूं मैं। जवानी में तो हसद जेलेसी सब कुछ होता है ना, बीवियां लड़ेंगी। थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, वो कहेंगी अब क्या रह गया लड़ने के लिए, इकलौता मियां है हमारा। आपको रेंट बंदा नहीं लेना पड़ेगा, किराए पे जापानियों की तरह तन्हाई दूर करने के लिए बंदा बुलाने की जरूरत, बोलो ना, नहीं है। बच्चे होंगे आपके यार, कितने ही नालायक भी पैदा हो गए, एक आध तो काम का निकलेगा ना। अव्वल तो इंशाल्लाह सारे काम के निकलेंगे, लेकिन फर्ज कर लो यार, अगर 2 बच्चे हुए वही बिगड़ गए, स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो। हकीकत है, इतने हो कि 2-4 बिगड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो कि यार बाकी ठीक है, एक क्या निकला। अब हमारे बच्चों में एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दे रहा, कम वक्त बर्दाश्त हो रहा है हमसे कि चलो यार इसको पंचर की दुकान खुलवा देंगे हम, बाकी तो पढ़ रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा वो एक इकलौता ही होता, मैं तो कहता तारिक साहब तुम तो गए बेटा, एक ही निकला, वो भी किसी काम का नहीं। हाल काम का है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कह रहा काम का नहीं, पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा उसका। तो हर आदमी को अल्लाह ने हर सलाहियत थोड़ी दी है। सारे पढ़ाकू हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे, तुम नीचे काम करने वाले लोग कहां से लेकर आओगे। और बाज दफा एक बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा होता, वो इसलिए नहीं चल रहा होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होता है। वो मैं अगर स्कूल में पढ़ाई में चलता तो आज मैं यहां बैठ के बयान नहीं कर रहा होता। हमारा तो दिल लगता ही, हम तो शरारतों में आगे थे बहुत। एक एज के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर दिमाग लग गया हमारा। तो आपको थोड़ी पता है अल्लाह आपके बच्चे को क्या बनाना चाहता है भाई। अल्लाह आपके बच्चे को कुछ और बनाना चाहता है। मेरे जितने कजन जो पढ़ाकू थे किसी काम के नहीं है, माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो, ज्यादातर वही काम के हैं जो पढ़ाकू नहीं थे। वो कंप्यूटर पे ठक 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 बैठे, पता नहीं क्या क्या बन गया यार, कंप्यूटर भी सीख सीख के ना अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दिए उन्होंने। और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। आधा कानून याद है उसको शुरू का याद नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू है। अब मेरे बयान सुन के बाज बच्चे और शरारती हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे ना, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। हमारे एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, टेंशन नहीं लेता मैं, देता हूं उसको, थोड़े बहुत ताने वाने दे देता हूं। अच्छा बस बयान खत्म कर रहा हूं, ओए बहुत ज्यादा हो गया, आप मुझे 1:20 पे बता दिया करें ना। अच्छा मैंने देखा नहीं ना आप। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो असल बात में मैं अर्ज कर रहा था कि गुस्से को मेरे भाई मार्केट से क्या करो, हत्तल इम्कान 100% खत्म नहीं होगा, लेकिन सारे जो हमारी सोसाइटी में फसादात पैदा हो रहे हैं उसके पीछे है क्या मसला, गुस्से का। तहम्मुल से बात सुनो, तहम्मुल से जवाब दो, तमाम पहलुओं पे गौर करो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फैसला करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के चेहरे पे उनकी तारीफ की, फरमाया तुम्हारे अंदर 2 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह उसके रसूल को बहुत महबूब हैं, एक अल हिल्म वल अनात, एक बुर्दबारी और एक जल्दबाजी से इज्तिनाब। जब भी तुम फैसला करते हो बहुत ज्यादा सोच विचार। तो ये अगर आप जिंदगी में ये तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। आज बहुत ज्यादा मैंने टाइम खींच लिया, मुझे टाइम का पता नहीं चला।